तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेकंड क्लास। तो यार आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन कि मतलब आप लोग बिल्कुल ऐसे निठल्ले हो गए हो कि आपको क्लास को देखना ही पसंद नहीं है, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, हम 20-20 मिनट आधा आधे घंटे का वीडियोस बना रहे हैं। मैं अच्छे अच्छे टॉपिक निकाल रहा हूँ, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। और दूसरी बात, कई स्टूडेंट ये करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन दे दो। तो मैं यार आपको बता दूँ, आप थोड़ा कष्ट करो यार। कमेंट करते हो अच्छी बात है, लाइक करते हो बहुत अच्छी बात है। और आप इतना सा कष्ट करो, आप प्लेलिस्ट जाकर देखो यार। वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के सब डाल रखे हैं। और आप चाहते हो कि मैं पिछले 5 सालों के पूरे पेपर डालूं, तो बता दो यार कमेंट में, वो भी मैं डाल दूंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हो आप, तो यार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट में देखो ना यार, करवा तो दिए यार, क्यों परेशान हो रहे हो। और मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और सर हम तो आपके ऊपर ही डिपेंड है, सर अच्छे से करवा देना, हम पास होंगे या फेल आपके ऊपर है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने जितनी भी क्लास ली है, मुझे पता नहीं कितनी ली है कितनी नहीं, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको प्लेलिस्ट से जाना है। प्लेलिस्ट में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, अब तक हमने जितनी भी क्लास करवाई है ना, सारी की सारी क्लास जाकर एक बार देख लो, दोबारा रिपीट कर लो। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ओनली उन क्लासेज को एक बार रिवीजन कर लेना है। यार आपका क्या जाता है, वीडियोस आपके लिए फ्री में पड़ी है, उनको देखने में क्या जा रहा है आपका, उनसे रिवीजन करने में क्या जा रहा है आपका। फटाफट उनको रिवीजन कर लो, ताकि यार एग्ज़ाम में कोई फेल कर ही नहीं सकता यार आपको। तो बस लाइक कर दो और शेयर किया करो यार, अपने जो दोस्त है फर्स्ट ईयर वाले, तो उनको फर्स्ट ईयर वालों को किया करो, सेकेंड ईयर वाले जो देखते हैं वो सेकेंड ईयर वालों को। तो इसी तरीके से आप करते रहो बस। तो ये बॉटनी का जो आपका सेकेंड यूनिट है उसका है, ठीक है। अब ये आपको पेपर सेकेंड में भी देखने को मिल सकता है, और फर्स्ट में भी। तो चलते हैं, क्वेश्चन आपका है यहाँ पर टिप्पणी, यानी कि आपको एक तरीके से यहाँ पर टिप्पणी करनी है इन पर। टीएमवी, अब टीएमवी की भाई फुल फॉर्म क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब आप कहते हो कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो जैसे अब ये टीएमवी है, तो अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया वहाँ पे कि टीएमवी की फुल फॉर्म इनमें से कौन सी है, 4 ऑप्शन दे दिए। तो आप इनमें से आसानी से, अगर आप बड़े क्वेश्चन क्लियर कर लेते हो, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अब दूसरी बात, 2018, 2013, 2018 यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और होते रहेंगे। आप एक बात बताओ, एक बुक है उसमें से ही तो हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो यार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बस आप मोटिवेशन और जोश के साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो टीएमवी की फुल फॉर्म क्या है, टेम्बाकू मोजेक वायरस, क्या है, तंबाकू मोजेक वायरस, यह टीएमवी की फुल फॉर्म। अब टीएमवी की खोज किसने की थी, तो टीएमवी की खोज, अब देखो भाई, टीएमवी तंबाकू मोजेक वायरस, तो इस वायरस की खोज किसने की थी भाई, वो की थी इवॉन विस्की ने, ठीक है। कब की थी, 1892 में की थी। लेकिन इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है, क्रिस्टलीकरण का जो श्रेय है प्रस्तुत देखो यहाँ पर, परंतु इसके जो पृथक तथा क्रिस्टलीकरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है, स्टेनले को। और हाँ, मोटिवेशन रखो यार अपने आप में, क्या यार बिल्कुल स्वस्थ पड़ जाते हो, वीडियो को देखते नहीं यार, 1-2 मिनट देखते हो और छोड़ के भाग जाते हो। पढ़ने में मन लगाओ, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अगर आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, कुछ करना है, तो हौसला रखो, हिम्मत रखो। बीएससी में यार पास होना, क्या क्या लगा रखा है तुमने, सर पास होंगे या नहीं। अरे हिम्मत तो रखो, तुम पढ़ाई तो करो, हो जाओगे सब। तो श्रेय स्टेनले 1936, कब किसको मिला था श्रेय, स्टेनले को, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तंबाकू का जो स्ट्रक्चर है, तो भाई ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका, एक छड़नुमा हेलिकल सममिति वाले होते हैं। कैसे होते हैं, तंबाकू मोजिक छड़नुमा हेलिकल सममिति वाले होते हैं, सिमिट्री।
और इनकी जो प्राय एक रचना है वो कैसी होती है, बेलनाकार। एक एक बिंदु और एक एक बातों को ध्यान में रखो, ठीक है। और इनका अणुभार लगभग 40 लाख है तथा आकार में 16 × 3000। अभी एंगस्ट्रॉम क्या है, मापने की इकाई है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को यार याद रखो। एंगस्ट्रॉम की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली तो ए और ऊपर ये डिग्री का सा आपको निशान दे दिया, उसके बाद में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया तो आप क्या करोगे। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो। यह लगभग निश्चित ही है कि सभी विषाणुओं में बाहरी प्रोटीन आवरण होता है। यानी जो बाहरी आवरण है वो किसका होता है, प्रोटीन का। और भीतरी आनुवंशिक पदार्थ तथा अथवा न्यूक्लिक अम्ल तथा अथवा कोडोन सुरक्षित रहता है। भीतर क्या रहता है, भीतर जो आनुवंशिक पदार्थ है और न्यूक्लिक अम्ल एवं जो कोड है वो क्या होता है, सुरक्षित होता है। बाहरी आवरण कौन किसका होता है, प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन आवरण को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। भाई ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे प्रोटीन आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैप्सिड। और आगे चलते हैं कि जो कोड है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। और इनके जो कोर के न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए का सपिल अणु होता है तथा कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों द्वारा बने होते हैं। इनको क्या कहते हैं, कैप्सोमियर, ठीक है ना। अरे भाई डायग्राम में देख लो आप एक बार, यहाँ पर ये क्या है, टीएमवी तंबाकू मोजेक वायरस की संरचना है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से बना है। एक तो है इनकी आकृति देख लो पहले तो किस तरीके से है, और दूसरा इनका आवरण। और देखो यहाँ पर ये प्रोटीन कोड, न्यू वायरस प्रैक्टिकल होस्ट सेल वायरल एम आर एन ए सेनेटेस्ट और डबल हेलिकल आरएनए न्यू वायरस प्रैक्टिकल। तो ये सब चीज़ें आप इनको डायग्राम आपको आना चाहिए, एक एक चीज़ें आप क्लियर होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आप आंसर भी गलत कर रहे हो और जो लिख भी नहीं पा रहे हो ठीक से। नेक्स्ट चले यहाँ पर कैप्सोमियर आरएनए हेलिक्स। कैप्सोमियर आरएनए हेलिक्स के चारों ओर सर्पिल आकृति, यानी जो सर्पिल आकृति होती है ना, उसमें पास पास मिलकर खोखले सिलेंडर का निर्माण करते हैं तथा खोखले कोर का व्यास लगभग कितना होता है, 40 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये कण की पूरी लंबाई तक पाया जाता है। अब देखो जो मेन चीज़ें वो मैं फटाफट से करवा देता हूँ। अब यहाँ पर बात आई थी इस संरचना की, तो वो हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई संक्रमण का स्रोत, ठीक है, संक्रमण का स्रोत, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। संक्रमण का जो स्रोत है वो क्या क्या है, तो तंबाकू मोजेक वायरस के संक्रमण का मुख्य स्रोत क्या है, मिट्टी है। मुख्य स्रोत मिट्टी। अब उसमें उपस्थित मिट्टी तो है, लेकिन उसमें जो उपस्थित संक्रमित पौधे हैं, पौधे का जो मलबा तथा बीज। देखो मिट्टी है, उसमें उपस्थित जो आपका संक्रमित पौधा है जो भी है, उसका जो मलबा और बीज है वो क्या कहलाता है, संक्रमण। और इस वायरस का संचरण रस द्वारा होता है। अतः कृषि यंत्र, मनुष्य, जंतु भी इस रोग के संचरण में सहायक है। कुछ कीट भी इस वायरस के वाहक हैं। अब देखो मनुष्य, यंत्र, जंतु किस तरीके से है भाई। मनुष्य जब भी मिट्टी का खेत है वहाँ पर पौधा लगा है तो उसमें काम करेगा, ठीक है। कीट है तो उस पेड़ पर जाके बैठेंगे, फिर उससे दूसरे पौधे पर जाएंगे, तो वो वाहक हो गए। जंतु मनुष्य एक दूसरे स्थान पर जाते हैं उसमें काम करके, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, एक तरीके से इनके वाहक हो गए, उनके द्वारा संचरण होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टीएमवी द्वारा प्रपोसी में उत्पन्न लक्षण। जो टीएमवी है तंबाकू मोजेक वायरस, उसमें उसके द्वारा जो प्रपोसी उत्पन्न लक्षण है उनके बारे में। तो तंबाकू के जो पौधा, तंबाकू का जो पौधा है, टीएमवी का संक्रमण होने पर लक्षण सबसे पहले शीर्ष पर स्थित युवा पत्तियों में अधोमुखी कुंचन तथा विरूपण के रूप में प्रकट होते हैं। देखो संक्रमण पादप की वृद्धि रुक जाती है। जो आपका जो संक्रमित पौधा है उसका जो वृद्धि है, उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। दूसरी बात, पत्ती की ऊपरी सतह पर गहरे हरे रंग के बड़े एवं असामान्य धब्बे दिखाई देते हैं, जो कुछ समय पश्चात अनियमित फॉलो का रूप धारण कर लेते हैं। पत्ती के शेष भाग के उत्तक हरिमाहीन हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप पत्ती में मोजेक लक्षण विकसित हो जाता है। देखो सबसे पहले क्या होता है,
सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि जो ये वायरस है इससे जो पौधा है उसकी वृद्धि रुक जाती है संक्रमित पौधे की, और जो पत्ती है उसमें जो हरे रंग के बड़े बड़े जो असामान्य धब्बे दिखाई देने लगते हैं और फफोलो रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। और पत्तियाँ जैसे कि नष्ट होने लग जाती हैं, उनमें लक्षण पैदा हो जाते हैं, बीमारियाँ लग जाती है। नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पर ये तंबाकू मोजेक वायरस का ये जनन बता रखा है। तो देखो ये आरएनए प्रोटीन सब यूनिट्स और जो भी है आप देख सकते हो कैप्सिड न्यूक्लिक कैप्सिड, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियरली आपको डायग्राम में बता रखी है। मैं फटाफट से करवाना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो में कर नहीं पाऊँगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। रोग लक्षण डिजीज सेम्पटॉम्स, क्या नाम है, डिजीज और लक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइम्पटॉम्स, ठीक है। शरीर या उसकी क्रियाओं में हुए उस दृष्टिगोचर परिवर्तन को रोग लक्षण कहते हैं। देखो शरीर की जो क्रिया है उनमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, दृष्टिगोचर परिवर्तन, वो उस रोग परिवर्तन को रोग लक्षण कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, जैव क्रियात्मक प्रक्रियाओं के सामान्य क्रम में हुए परिवर्तन का पता लगता हो। देखो अब मैं आपको बता दूं, शरीर में जो क्रिया है, ठीक है ना, उस वो क्रिया जो भी हो रही है उससे जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना, वो रोग लक्षण कहते हैं। अब किसको कहते हैं, जिसके द्वारा जैव क्रियात्मक प्रक्रियाओं के सामान्य क्रम में हुए परिवर्तन का पता लगता हो। यानी कि जो जैव क्रियात्मक प्रक्रिया है उसमें जो सामान्य क्रम में जो परिवर्तन आते हैं उनका जिससे पता लगता है उन्हें ही क्या कहते हैं, रोग लक्षण। यानी कि जो परिवर्तन दिखाते हैं वो रोग लक्षण है, ठीक है। सामान्य जो लक्षण है वो है पादप की वृद्धि एवं विकास पर रोगजनक, यानी वो रुक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है परजीवी द्वारा भोजन अवशोषण में उपपक्षी उत्पादों का स्राव या उत्तकों का विनाश। और नेक्स्ट है पादपों के सामान्य लक्षणों के 3 आधारभूत वर्ग में जैसे विभक्त किया है, तो 3 आधारभूत वर्ग हैं। कौन कौन से है, एक तो है अतिवृद्धि और अतिवर्धन, दूसरा है उत्तक से, तीसरा है रुद्र वर्धन। अब नेक्स्ट अपन चलेंगे कि जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग लक्षण। जो जीवाणु है उनके द्वारा कौन कौन से, अब देखो तंबाकू मोजेक वायरस के बारे में मैंने जितना बताया है उसको एक बार रिवीजन कर लेना भाई अच्छे से। अब जीवाणु और विषाणु के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग लक्षण कौन से हैं, पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, तो स्यूडोमोनास और जेंथोमोनास, एसिडोवोरेक्स, एग्रोबैक्टीरियम। और भाई ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो देखो यहाँ पर जो आपके शब्द हैं मुझे पता है कठिन है, आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि ये क्या है, काफ़ी हार्ड सा लग रहा है, मुझे पता है। लेकिन देखो यहाँ पर अगर कुछ करना है ना आपको तो भाई पढ़ना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं अपन आपके नेक्स्ट जो पार्ट बच रहे हैं उनको मैं फटाफट से करवा देता हूँ। तो ये जो जैसे इरविनिया आदि मुख्य है, ठीक है, जो मैंने बताया ये मुख्य क्या है। अब बात करते हैं, वो विभिन्न रोगों में अनेक लक्षण उत्पन्न करते हैं और कवकों की अपेक्षा बैक्टीरिया अट्यूनीकृत स्थलों से प्राकृतिक रूप से खुले भागों जैसे स्टोमेटा से अथवा अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा किए गए घावों आदि से पादपों में प्रवेश कर अंतकोशिकीय और अंतरकोशिकीय अंतर संवहनीय रूप से स्वयं को स्थापित कर लेते हैं तथा निम्न लक्षण प्रकट करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो लक्षण है इनके, अभी कौन कौन से लक्षण प्रकट करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है स्थानीय से, लोकल लेजिन्स, ठीक है। तो विषाणु से या स्थानीयकृत धब्बे पूर्ण सतह पर्णवृंत और स्तंभ तथा अन्य पादप भागों में दिखे जा सकते हैं। जो पादप हैं उनके अन्य भागों में क्या क्या लक्षण दिखे जा सकते हैं, जैसे जीवाणुवीय सह या स्थानीयकृत धब्बे प्रण सतह पर्णवृंत स्तंभ तथा अन्य पादप भागों पर देखे जा सकते हैं।
फलों पर इस तरह के धब्बे फलों में रंगहीनता उत्पन्न करते हैं। जैसे फलों में धब्बे लग जाते हैं कई कई बार, और वो क्या करते हैं, रंगहीनता यानी वो जो फल का रंग होता है ओरिजिनल, उसको खराब कर देते हैं। पर्ण पर धब्बे जलयुक्त धब्बों के रूप में उत्पन्न होकर वर्ताकार, अनियमित तथा कोणीय धब्बों की तरह बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो उदाहरण भी दिया है, जैसे सेब का दग्ध है, अंगमारी है, कॉटन कोणीय पर्णधब्बा है। तो ये सारे जो कोणीय धब्बों और जो भी है, तो ये स्थानीय से हो गया, ठीक है, इसके बारे में। और आप देख लिया करो एक बार, आप भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट करवाऊंगा तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि अभी ये वीडियो 15 मिनट से ऊपर क्रॉस कर चुका है, और मैं कंप्लीट करवाऊंगा जब तक ये वीडियो कम से कम आधे घंटे को हो जाएगा। तो इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है भाई। मृदु गलन, अब गलन आपको पता है गलन होता है पौधों में, तो मैं बता देता हूँ इसकी, कि इस तरह के लक्षण क्या होते हैं, मांसल फलों पर प्रकट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि विक्रों की जो परस्पर क्रिया है, उस कोशिकाओं का विघटन होता है उस क्रिया से। नेक्स्ट है मध्य भित्ति विलगित, और इसके परिणाम स्वरूप उत्तकों में मृदु गलन के लक्षण प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए आलू का मृदु गलन रोग, सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो रोग कारक, इरविनिया कैरेटोवोरा। अब देखो भाई, मृदु गलन के लक्षण कब प्रकट होते हैं, जब विक्रों की परस्पर क्रिया से कोशिकाओं का विघटन होता है तथा मध्यवित्ति विगलित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में मृदु गलन का यहाँ पर लक्षण प्रकट होने लगते हैं, और उनके उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे आलू का मृदु गलन रोग, रोग कारक क्या है इसका। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और आपको अच्छे से आनी भी चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें, मलानी विल्ट, कुछ जीवाणुवीय रोगों में जीवाणु संवहनी उत्तकों में प्रवेश कर स्थायी हो जाता है, और कुछ में संवहनी उत्तकों में संक्रमण की आकृति अधिक होती है, आवर्ती, जिसके परिणाम स्वरूप पादपों में प्रारूपिक मलानी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। संवहनीय संक्रमण के परिणाम स्वरूप रुद्रवर्धन होता है, जो अंत पादप को बौना बना देता है। देखो, या आप इनको तो आप वीडियो पॉज करके आप फटाफट से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ फटाफट से। संवहनीय रोगों का मुख्य कारण क्या है, संवहन उत्तकों में जल का गति में जीवाणु में गतिविधि के कारण रुकावट है। क्या है समझो, ग्रंथियां एम्पिटिकाए, ट्यूमर एंड ग्लैस, संक्रमण के कारण प्रभावित उत्तकों में अतिवर्धन और अतिवृद्धि के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रभावित अंगों में ग्रंथियां बन जाती है। रोग कारक सतत रासायनिक क्रियाएं करता है तथा अपने आवास स्थलों में विशेष रसायन उत्पन्न करता है। इनमें तो मुझे कुछ समझाने लायक समझ में आ ही नहीं रहा है कि मैं आपको क्या समझाऊं, तो आप तो ये देख सकते हो फटाफट से, ठीक है। और बस आज का तो कंप्लीट हो ही गया, क्लास पूरा टॉपिक कवर हो ही जाएगा। दूसरी बात, वीडियो को पॉज कर करके ये देख लो, आप आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ पर पता लगा लो, और जो मोस्ट टॉपिक है ना, उनको मैं करवा दूंगा क्लियर। और ये देखो आपका वायरस जो होते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न जो लक्षण है, रोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो वायरस द्वारा उत्पन्न रोग लक्षण, तो परपोषी पर उत्पन्न किए गए लक्षणों के आधार पर विषाणु को सरलता से पहचाना जा सकता है। दूसरी बात, और कोई भी पादप है उसमें विषाणु द्वारा उत्पन्न लक्षण परपोषी की आयु, पोषण तथा वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका वायरस है, तो वायरस के द्वारा ये देखो, हरी महीनता, विषाणु के कारण जो पर्ण है उसमें उपस्थित पर्णहरित पीले धब्बे छोड़ता हुआ लुप्त हो जाता है, ठीक है। पर्णहरित, जिसके कारण क्या होता है, पत्ते का रंग कैसा होता है, हरा, और वो पीले धब्बे होते हैं। पर्ण विषाणु के कारण पर्ण में उपस्थित पर्णहरित पीले धब्बे छोड़ता हुआ क्या होता है, लुप्त। भाई उसका जो कलर है ना हरा वाला, वो तो लुप्त ही हो जाता है, जिससे हरी महीनता का लक्षण उत्पन्न होता है, हरी महीनता, ठीक है। और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो,
भिंडी का पित्त सिरा मोजेक, तंबाकू मोजेक, और ये क्या है, खीरा, खीरा का मोजेक आदि। तो ये होता है, जैसे मान लो खीरा है, तंबाकू है, भिंडी है, उनका ग्रीन होता है कलर, ठीक है, हरा, और धीरे धीरे उनमें कई विषाणु जो है उनके रोग के कारण क्या होता है, उनका जो कलर है हरा ग्रीन, वो तो धीरे धीरे हटता जाता है और वहाँ पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं। तो वही है, ठीक है, हरी महीनता। और ये देख सकते हो पित्तरोग। अब पित्तरोग कैसे होता है, जब परपोषी उत्तकों में पूर्ण हरित पूर्णतः नष्ट हो जाए, वही बात आ गई है यहाँ पर, जो हरा कलर है वो नष्ट हो जाए और पीला रंग आ जाए, इस रंग को क्या है, पित्त रोग है। और लक्षण उत्पन्न करने वाले विषाणु सामान्यतः पर्णफुदकों द्वारा संचरित होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए ले सकते हो आप लेट्यूस का पित्त रोग। और यार अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। पता है यार कितनी रात को ये वीडियो बन रहा है, अभी अंदाज़ा लगा ही सकते हो, 11 बजे यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और अन्य लक्षण यहाँ पर देखो, सिरा उद्भासन व सिरा पटवता, तो इसको आप वीडियो को पॉज कर दिया मैंने, यहाँ पर देख लो। और उत्कक्ष है, ये देख लो। दूसरा है वलय धब्बे, रिंग स्पॉट। तो वीडियो को रोको यहाँ पर और इनको पढ़ लो अच्छे से भाई, पूरा पढ़ लो अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। लास्ट है अन्य लक्षण। अब अन्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो गुच्छ शीर्ष, पीटिकाएँ, अतिवर्दी, क्षीणता, वलय, कुंचन, व्याकुंचन, ठीक है, आदि अन्य लक्षण है जो विषाणु द्वारा पादपों में उत्पन्न किए जाते हैं। आलू का पर्णकुंचन और आलू का पर्णवलन, सब कुछ मैंने बता दिया, बहुत ही अच्छे से मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कोई गलती होती है तो माफ़ करना, ठीक है। एंड लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती रहे। और एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, तो बस जुट जाओ यार, अच्छे से तैयारी करो, बस यही मेरी दुआ है। और हमारा प्यार ऐसे ही बना रहेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।